हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सियोल आपका एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपनी पॉलिटी की दूसरी क्लास है जिसको हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अपना जो सिलेबस है वो किस प्रकार आगे बढ़ रहा है और हमने कौन सी क्लास ली थी वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कल हमने एक साधारण इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, जिस क्लास में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। और सिलेबस को डिस्कस करने के साथ साथ हमने दो शब्द थे, एक तो था संप्रभुता और इसके अतिरिक्त एक शब्द था राज्य। हमने इन दोनों शब्दों पर विशेष रूप से चर्चा की थी और हमने ये जाना था कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, इन दोनों शब्दों को कहाँ प्रयोग किया जाता है। अगर संवैधानिक तौर पर, संविधान की भाषा के तौर पर, राजनीति विज्ञान के तौर पर देखा जाए तो राज्य जो शब्द है उसका अर्थ देश से होता है, किसी देश से। अभी हम एक और टर्म्स के बारे में, एक शब्द के बारे में जानेंगे और वो है राष्ट्र। हालांकि देखने में और सुनने समझने में दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं कि भाई राज्य का शब्द का प्रयोग किसी देश के लिए हुआ है, तो राष्ट्र का प्रयोग भी बेसिक रूप से, सामान्य रूप से किसी राष्ट्र या देश, जिसे हम इंग्लिश में कंट्री बोलते हैं, उसके लिए होगा। लेकिन राष्ट्र और राज्य शब्दों में, राज्य दोनों शब्दों में एक विशेष महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है और वो ये अंतर ये पाया जाता है कि राष्ट्र की जो परिभाषा है और राज्य की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। कैसे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्र की परिभाषा क्या होती है। राष्ट्र की परिभाषा में यह होता है कि राष्ट्र के लिए एक निश्चित भूभाग होता है। आप कहोगे ये तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। तो निश्चित भूभाग के बाद होती है उसकी निश्चित जनसंख्या। ये भी दोनों में समान है। अब जो नया है, जो इन दोनों को विभेदित करता है, दोनों को अलग अलग बांटता है, दोनों में अंतर स्पष्ट करता है, वो है एक निश्चित रीति रिवाज। उसके बाद आता है कर्मकांड। रीति रिवाज हो गया, कर्मकांड हो गया, और सबसे जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है ऐतिहासिक कर्मबद्धता। कैसे? निश्चित भूभाग हो गया, ठीक है, पता है कि अपने निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित जनसंख्या। लेकिन रीति रिवाज, कर्मकांड और ऐतिहासिक क्रमबद्धता तीनों एक ही विशेष बिंदु से संबंधित होनी चाहिए, यानी कि एकता होनी चाहिए तीनों में। अगर किसी राष्ट्र के रीति रिवाज एक जैसे है कि भाई सभी प्रकार के धर्म, मजहब और जो संस्कृति है उनमें रीति रिवाज एक है, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड एक है, और ऐतिहासिक क्रमबद्धता यानी जैसे इतिहास में था, जो ऐतिहासिक तौर पे चला आ रहा था वो इतिहास में था, वो धीरे धीरे आधुनिक आया, आधुनिक से वर्तमान समय में आया। और ये जो क्रमबद्धता है यही इस शब्द को इंगित करती है, राष्ट्र का निरूपण करती है। राज्य शब्द में क्या हो गया कि निश्चित भूमि है, निश्चित जनसंख्या है, और संवैधानिक तौर पर देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन जिस देश में रीति रिवाज एक जैसे हैं, कर्मकांड एक जैसे हैं और ऐतिहासिक कर्मबद्धता है, ये तीनों टर्म्स जिसके अंदर है वो है राष्ट्र। अभी आपके दिमाग में एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठ रहा है कि भारत क्या है, तो भारत देखा जाए तो भारत राज्य तो है ही है, लेकिन भारत अभी तक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया, भारत अभी तक पूर्ण रूप से राष्ट्र नहीं बना है, क्योंकि भारत के जो रीति रिवाज है, जो कर्मकांड है, हालांकि ऐतिहासिक कर्मबद्धता भारत की अभी भी वही है जो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक जो खुदाई हो रही है, उत्खनन हो रहे हैं, उसके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि जो प्राचीन समय में जो लोगों का पहनावा, बोल चाल,
बोले चाली, भाषा, साहित्य जिस प्रकार का था वो धीरे धीरे आधुनिक रूप ले चुका है, लेकिन वो है ऐतिहासिक क्रमबद्ध के रूप में। लेकिन भारत के जो रीति रिवाज है, कर्म कांड है, वो प्रत्येक राज्य जो स्टेट है उनके अलग अलग है। उस हिसाब से देखा जाए तो भारत अभी एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है, लेकिन पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि भारत एक राष्ट्र बन चुका है। ये तो हो गया सामान्य परिचय राज्य, देश और राष्ट्र के बारे में। अभी हम अपनी वापस जो धारा है, एक फ्लो है, उसका निर्माण करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पास एक छोटी सी भेंट आई है, और भेंट देने वाले हमारे डियर पद साहब को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद साहब। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे की कड़ी में हम देखेंगे कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो एक संसदीय शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था है। और वही अगर हम अमेरिका की तरफ देखें, यूएसए की, तो उसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। इन तीनों में आपको मैं अंतर बताता हूँ कि जो व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। राष्ट्र निर्माण हो गया, अब राष्ट्र बन गया है तो उसमें कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था होगी। तो व्यवस्था देखी जाए तो सबसे पहले हम व्यवस्था देखते हैं संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था वो किस प्रकार की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संसदीय जो व्यवस्था वो दो प्रकार की हो सकती है। पहली संघात्मक संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरी हो सकती है अध्यक्षात्मक। हम सबसे पहले देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो नंबर 1 पर अगर आप साथ नोट्स बना रहे हैं तो संघात्मक शासन व्यवस्था उस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका दोनों एक ही तंत्र से जुड़े हुए होते हैं, और जिनमें संघ सबसे अधिक प्रभावी होता है। कैसे? तो ये मान लीजिए ये संसद है, ठीक है, और संसद में दो प्रमुख रूप से व्यवस्था होती है। एक तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और इसके अतिरिक्त एक और व्यवस्था होती है, उसे कहते हैं न्यायपालिका। अगर हम भारत की दृष्टि से देखें कि भारत में यह व्यवस्था किस प्रकार की है, तो भारत में ये व्यवस्था है कि भारत में दोहरी कार्यपालिका है, दोहरी व्यवस्थापिका है, और एकल न्यायपालिका है। कैसे दोहरी? कैसे? तो राष्ट्र की कार्यपालिका अलग है, राज्य की कार्यपालिका अलग है। राष्ट्र की व्यवस्थापिका अलग है तो राज्य की व्यवस्थापिका भी अलग है। लेकिन जो न्यायपालिका है वो भारत में अलग नहीं है। इसका कारण है, भारत में जो न्यायपालिका है वो इस प्रकार की प्रणाली का अनुसरण करती है, यानी कि उच्चतम से निम्नतम अधीनस्थ की ओर। भारत में जो सबसे प्रमुख होता है वो है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उसके अधीनस्थ होता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उसके अधीन होता है अधीनस्थ न्यायालय, उसके अधीन होता है जिला न्यायालय। इस प्रकार की प्रणाली भारतीय संविधान में देखी जाती है। इसलिए जो भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है, जो संसदीय व्यवस्था है वो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तीनों को अलग अलग रखा गया है। जो कार्यपालिका है वो राष्ट्र और राज्य की अलग अलग होने के कारण दोहरी कार्यपालिका है। व्यवस्थापिका राष्ट्र और राज्य के अलग अलग होने के कारण दोहरी व्यवस्थापिका है। लेकिन न्यायपालिका एक है। न्यायपालिका के किसी भी प्रकार का दोहरान नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का सबसे ऊपरी कोर्ट है, जिसके ऊपर अपील किसी भी न्यायालय में आप नहीं कर सकते हो। अगर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट से अधीनस्थ कौन है तो वो है हाई कोर्ट।
हाईकोर्ट के अधीनस्थ होता है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के अधीन होता है जिला न्यायालय। इस प्रकार की न्यायपालिका का अनुसरण किया जाता है। और यह जो न्यायपालिका है यह एक है, व्यवस्थापिका दोहरी है, कार्यपालिका भी दोहरी है। इसलिए जो भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वह है संघात्मक शासन व्यवस्था। किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो जो भारतीय हो गई है कि संसदीय जो व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये मैंने संघात्मक शासन व्यवस्था को उदाहरण से ही समझा है। अब मैं बताता हूँ कि आपको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नंबर 2 पर है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अभी तक विश्व में ये दो प्रकार की शासन व्यवस्था देखी गई है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था होती है, ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तीनों अलग अलग होती है, तीनों ही स्वतंत्र होती है और तीनों पर किसी भी प्रकार का एक का दूसरे पर कोई दबाव नहीं है। जैसे कि हमने भारत में देखा था कि भारत की जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ये तीनों अलग अलग थी। अलग अलग होने के बावजूद भी सबसे जो ज़्यादा प्रभावित थी वो थी न्यायपालिका। न्यायपालिका के प्रभावित होने के कारण यह है कि जो न्यायपालिका है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी निर्णय हैं, जो संवैधानिक जो उल्लेख है उसके अनुसार वो कार्य करती है। यदि व्यवस्थापिका में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है या किसी भी प्रकार का संशोधन या किसी भी प्रकार का ऐसा नियम पारित कर दिया गया जो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे, आधारभूत संरचना का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका उस कानून को पूर्ण रूप से रद्द भी कर सकती है। ये उसके पास अथॉरिटी है। अभी हम देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ये होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही अलग अलग होती है। इन तीनों में किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं पाई जाती है। कार्यपालिका अपना कार्य अलग करती है, व्यवस्थापिका अपना कार्य अलग करती है और न्यायपालिका अपना कार्य अलग करती है। इन तीनों का किसी भी प्रकार का किसी पर कोई दबाव नहीं पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका ने कार्य का निर्धारण कर लिया और उस कार्य को करना शुरू कर दिया है, विधान बना दिया और उस विधान के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन इनके द्वारा बनाए गए नियमों में न्यायपालिका किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है क्योंकि वे पूर्णतः अलग हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है क्योंकि वो पूर्णतः अलग है। हालांकि इस प्रकार की व्यवस्था में संविधान को सर्वोपरि माना गया है, लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें संघ और राज्य अलग अलग होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का किसी का कोई योगदान नहीं होता है। संघ अलग हो गया और राज्य अलग हो गया। और इस प्रकार की जो प्रणाली पाई जाती है वो आपके जो सबसे वैश्विक शक्ति इससे उभर रहा है अमेरिका, USA, वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है। अमेरिका में यदि किसी भी प्रकार का नियम लागू करना है तो वहाँ पर राज्यों की अनुमति अनिवार्य है। भारत में यह है कि आधे से अधिक राज्यों का आप अनुमोदन ले सकते हो और विशेष परिस्थिति में उनका अनुमोदन मानना भी आवश्यक नहीं है। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में व्यवस्था मानना अलग है, अनिवार्य है। कारण ये है कि जो अमेरिका है उसका एक संघ है और संघ के भीतर कई राज्य हैं, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान पाया जाता है। जैसे संघ की नागरिकता अलग है, वही राज्य की नागरिकता भी अलग है। यदि आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो आप संघ की नागरिकता का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि आपको किसी राज्य में स्थायी निवास स्थापित करना है तो उसके लिए आपको राज्य की नागरिकता का पालन करना होगा। ये होती है जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, वो होती है जो संघात्मक हो गई और अध्यक्षात्मक हो गई। अभी जब हमने व्यवस्था देख ली है कि किस प्रकार की व्यवस्था है, तो हम अपने जो राष्ट्र है भारत, उस भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी की हम ऐतिहासिक चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया है, इसे आप पुनः समझाओ, तो मैं बेझिझक समझा दूंगा। यदि आपको लगता है कि ये कुछ मिस हो रहा है तो वो भी बता देना, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ये हमारा एक नया अनुभव होगा जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हम आते हैं भारत में। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसका निरूपण किया जाता है भारत के संविधान के अनुसार। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वास्तविक रूप से देखा जाए तो हमारे संविधान की शुरुआत अभी होती है। संविधान में सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे कि जो इतिहास है वो किस प्रकार का है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम ये देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसकी सबसे पहले मांग किसने की थी, और वर्तमान में जो हम देख रहे हैं 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ है वो किस प्रकार का है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो मांग की थी वो की थी सबसे पहले 1895 में। भारतीय संविधान की मांग अभी से नहीं हो रही है, मतलब आज़ादी के बाद से नहीं हो रही है, या अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, या भारतीयों ने जो जिस प्रकार से उनके ऊपर दबाव बनाया था आज़ाद करने के लिए, उस हिसाब से हमने संविधान की मांग नहीं की थी। हमने संविधान की मांग की थी सबसे पहले 1895 में। 1895 में एक वीर शिरोमणि हुए थे, महान राजनीतिज्ञ श्री स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने सबसे पहले 1895 ईस्वी में संविधान की मांग कर दी थी कि हमें संविधान की आवश्यकता है, हमारे लिए एक अलग से संविधान होना चाहिए, हम अपना प्रशासन स्वयं चला सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले 1895 में मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में उन्होंने संविधान की मांग कर दी थी। सबसे जो प्रथम मांग थी वो थी ये सर्वप्रथम मांग। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बदला, समय परिवर्तित हुआ और समय आगे बढ़ता गया, और समय आता है 1922 का। सन 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की थी। हालांकि उसमें कितनी औपचारिकता थी वो जब उन्होंने गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, शायद आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। जिसके बाद कांग्रेस जो है वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932। उसमें शामिल होने के लिए 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, उसके बाद शामिल हुई थी। उसमें जो संविधान शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान सभा शब्द का उल्लेख किया था। उसके बाद समय आया था 1928 का। धीरे धीरे वक्त बदला, परिवर्तन हुआ, 1928 का समय आया। 1928 में एक विश्वसनीय नेता हुए थे एम.एन. रॉय। उन्होंने संविधान की मांग की थी कि हमारे लिए संविधान सभा की मांग की थी कि हमें एक संविधान सभा का गठन करने दिया जाए। हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे और वो सभा मिलकर ये तय करेगी कि भारत का जो संविधान है उसमें जो भारत की किस प्रकार की आगे की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, किस प्रकार की नियमावली होगी, उसको हम किस प्रकार से लागू करेंगे। उसकी मांग की थी एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की। उसके बाद 1928 के बाद था फिर 1934 में जो एक रिपोर्ट तैयार की गई थी कि संविधान सभा का निर्माण कैसे किया जाएगा, उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे और वो भारत का जो प्रशासन है वो किस प्रकार से चलाएगी, जिसमें भारत के कुछ विशेष प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी कि भारत को किस प्रकार संविधान सभा के गठन की आवश्यकता है। वो उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। मैंने ये नेहरू लिखते आपके में जो जहन में सबसे जो पहला विचार आया था वो आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है। इसकी ये जो नेहरू रिपोर्ट की थी वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1934 में
नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट में एक प्रमुख रूप से नियमावली बनाई गई थी कि संविधान सभा का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए और संविधान सभा क्या क्या करेगी। वो 1934 में रिपोर्ट आई थी। उसके बाद का जो समय था उसमें एक वर्ष बाद नेहरू रिपोर्ट, हालांकि नेहरू जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन वह एक कांग्रेस कमेटी ने 1935 में कांग्रेस कमेटी ने इसकी संविधान सभा की मांग की थी आधिकारिक तौर पर कि हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं और हमारे लिए संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। संविधान सभा की मांग की थी आधिकारिक तौर पर। किस तौर पर? आधिकारिक तौर पर। उसके बाद वक्त बदला और आगे बढ़ते बढ़ते सन आया 1938 का। 1938 में एक चैलेंज दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों को कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आप अपना खुद का एक संविधान बना कर लाओ, अपना एक जो संविधान का जो खाका है, जो प्रारूप है, जो उद्देश्य है वो बना कर लाओ। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो हम माने कि आप संविधान सभा बनाने के योग्य हो। और रही बात चैलेंज की, तो हम भारतीय हैं और भारतीयों का चैलेंज एक्सेप्ट करना एक पुरानी आदत सी है। मेरे कुछ ऐसे परिचित मित्र भी है जो चैलेंज से पूरा करने के लिए दिन रात सुबह शाम किसी भी प्रकार के समय का जो बाउंड्री होती है, जो डायरेक्ट जो एक बंधन होता है उसको नहीं मानते हैं। अपना चैलेंज पूरा करना है तो करना है। वैसे भी मेरे पास कुछ मित्र हैं। उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस उद्देश्य प्रस्ताव की विशेष बात यह है कि इन्होंने संविधान की मांग तो की थी, लेकिन एक और शब्द इन्होंने साथ में शामिल कर दिया था कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। किस शब्द का प्रयोग किया? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक वैश्विक मत का अधिकार, मताधिकार ये होना चाहिए। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार होना चाहिए। उसके अतिरिक्त उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया था, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। किस प्रकार की? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। आपको मैं एक विशेष बात बता दूं, इन्होंने कहा था सार्वभौमिक, जो सब जगह लागू हो, जो सब जगह मंजूर हो। वैश्विक मताधिकार मतलब एक निर्धारित उम्र, उस समय वैश्विक मताधिकार की आयु मानी गई थी 21 वर्ष, कि जो वैश्विक है, जो योग्य है, जो अपने मत का प्रयोग करने का उद्देश्य है और उसका उचित माफ कीजिएगा, जो उचित जानते हैं उनको मत देने का अधिकार दिया जाए और एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाए। ये जो एकल संक्रमण जो आनुपातिक मतदान प्रणाली है वो एक सीक्वेंस में काम करती है, उसके अनुसार उन्होंने मांग की थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1922 में महात्मा गांधी, 1928 में एम एन रॉय संविधान सभा की मांग करते हैं, 1934 में नेहरू रिपोर्ट, 1935 में कांग्रेस कमेटी ने 1934 में कांग्रेस कमेटी ने संविधान सभा की आधिकारिक तौर पर मांग की थी। 1938 में उद्देश्य प्रस्ताव का निर्माण करते पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर एकल संक्रमण आनुपातिक मतदान प्रणाली का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ही इसकी मांग की थी। 1938 हो गया। 1938 के बाद वक्त आता है 1940 का। भारतीय संविधान जो है बना है वो ऐसे ही नहीं बना है, उसके लिए
कई वर्षों की तपस्या लगी है, कई वर्षों की मेहनत लगी है। अभी तक देख ही रहे हैं आप, 1855 से प्रकरण शुरू हुआ था और 1938 तक हम आ चुके हैं। अभी तक हमारी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ है। उसके बाद समय आता है 1940 का। 1940, अब ये जो प्रकरण 1940 से शुरू होता है, इसमें भारतीय नहीं है, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में भेजा था अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, लेकिन उन्होंने संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने मौखिक रूप से कहा था कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें लिखित रूप से कहीं पर भी संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। उसके बाद आता है 1942 का समय। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि हम संविधान सभा की मांग करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था कि हम संविधान सभा की स्थापना करेंगे, संविधान सभा के गठन की बात कही थी। संविधान सभा गठन, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ शर्तें डाली थी कि पहली शर्त तो ये थी कि जो संविधान सभा का जो गठन होगा वो होगा एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। एकल, हालांकि अभी आपके मन में ये शब्द चल ही रहा है कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक, बार बार शब्द आ रहा है, ये है क्या? तो मैं इसका भी आपको भी विस्तार समझाऊंगा। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली मैं आपको ये विस्तार समझाऊंगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी ये थी कि वैश्विक, जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है उसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसमें मतदान वही करेंगे, वैश्विक मताधिकार, वैश्विक मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। और तीसरा था, इसमें वही लोग मतदान करेंगे जो प्रांतीय विधानसभा, जो अलग अलग प्रांतों की विधानसभा थी, प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन, उस समय भी दो सदन थे, एक तो निम्न सदन था, एक उच्च सदन था। वर्तमान में भी निम्न सदन और उच्च सदन है। निम्न सदन के सदस्य चुनाव कौन करेगी? एकल संक्रमण आनुपातिक मतदान प्रणाली के आधार पर वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करते हुए प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य। अर्थात अगर हम देखते हैं तो इस शब्द का औचित्य इन्होंने समाप्त कर दिया था। जिस प्रकार के प्रांतीय विधानमंडल सभा के निम्न सदन के सदस्यों का उल्लेख किया गया था, यहाँ पर वैश्विक मताधिकार शब्द का इन्होंने जो महत्व है वो समाप्त कर दिया और यहाँ पर एक नया शब्द उभर कर आया, वो है अप्रत्यक्ष। अब मैं आपको अलग अलग इन शब्दों का अर्थ समझा देता हूँ। सबसे पहले एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। एक निश्चित धारा में वोटिंग की जाएगी, जो पहले नंबर पे उसको मत हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे, लेकिन एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली, अनुपात के आधार पर मतदान किए जाएंगे कि जो फर्स्ट पर है वो विजेता, फिर उसके बाद सेकंड पे आएगा, उसके बाद थर्ड पे आएगा, उसके बाद फोर्थ पे आएगा। जिसके जो कम है, जो सबसे निम्नतम स्तर पर है, उसके मत ऊपर वाले को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। जैसे कि किसी जो पार्टी है, जो ये है चुनाव है, संविधान सभा में अगर सदस्य उम्मीदवार खड़े हुए हैं 1 2 3 और 4, चारों सदस्य खड़े हो गए, पहले को मतदान मिले 500 में से, पहले को मत मिले 180, और इसमें जो आंकड़ा रखा गया था वो था बहुमत के लिए, अगर 500 में से देखा जाए तो वो होता है 251 का। लेकिन इसमें यह है कि जो 151 से पार कर जाएगा, जो 151 से ऊपर चला जाएगा, उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। तो एक को मिले 180, एक को मिले मान लीजिए 150,
2 हो गए, और उसके बाद एक को मान लीजिए मिले 50, ये कितने हो गए आपके 200, 200, 300, 380, और पीछे बचते आपके 120। 120 कोई भी 200 ला रहा है क्या? ला रहा है? नहीं ला रहा है। अगर नहीं ला रहा है 251, तो जिसके सबसे कम वोट है उसको डिवाइड बाई कर दिया जाएगा। जैसे सबसे कम वोट इसके हैं तो उसको डिवाइड बाई 3 कर दिया जाएगा, तीनों में बराबर बांट दिया जाएगा। अगर एक साधारण तरीके से समझे तो यहाँ मान लेते हैं 110 और यहाँ मान लेते हैं 60, ताकि हमें करने में आसानी नहीं होगी। थोड़ा गणित कमजोर है मेरा, लेकिन इतना नहीं है। 60, तो 60 को मान लीजिए हमने 20 पीस दे दिया, ठीक है, 20 इसको, 20 इसको, 20 इसको। अब इसके पास वोट हो गए 200, इसके पास वोट हो गए 170, और इसके पास वोट हो गए 130। अब बात आ गई 130 पे, ये 200 है, इसके तो सबसे ज़्यादा इसके हस्तांतरित तो नहीं होंगे। ये है आपकी 150, 200, 170, और ये है 130। अब सबसे कम है ये 130। अब 130 कम है तो अपने को यहाँ तक जाना है, 251 तक जाना है अपने को, कैसे भी करके 251 लाना है और सबसे आगे आना है, टॉप में आना है। चाहे गाड़ी किसी की भी हो, कष्ट तो बंदा ही रहे। वो बात है कि 130 को फिर से डिवाइड बाई करेंगे। अगर 130 को बराबर 2 हिस्सों में बांटते हैं तो ये होते हैं 65 और 65। अगर 65 देगा चाहे तो ये 265 के साथ 1 नंबर विजेता बनता है, और 251 का क्राइटेरिया पार करने के बाद 265 लेने वाला विजेता बन गया है। और ये जो रेस में शामिल थे 2, 3 और 4, पहले 2, 3 कटा, फिर उसके बाद 4 हटा, फिर उसके बाद 2 हटा, फिर एक ही विजेता बन गया। 500 में से 251 चाहिए थे अपने को, 500 में से 251 फर्स्ट ले आया। ये है एकल संक्रमण या अनुपातिक मत पद्धति। एक संक्रमण में चलना है और अनुपात के आधार पर मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। वैसे मताधिकार था नहीं। अब बात रही अप्रत्यक्ष शब्द की। अप्रत्यक्ष शब्द ऐसे इतना विशेष शब्द है जिसका प्रयोग हम साधारण रूप में से वर्तमान समय में राष्ट्रपति के चुनाव है, उपराष्ट्रपति के चुनाव है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है, इन चुनाव में इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। माफ कीजिए, लोकसभा अध्यक्ष में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है उनके, और जो क्या बोलते हैं उप सरपंच, वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम साधारण तौर पर एक सबसे निचले स्तर पर वर्तमान दृष्टि में देखें, अभी हम लगभग सभी गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में सरपंच होता है। ऐसा कौन है जिसके गांव में सरपंच नहीं है, या अगर कोई नगर से है तो उसके वहाँ पार्षद होगा। सरपंच और पार्षद हम सरपंच से लेंगे क्योंकि हमारे ये सबसे ज़्यादा परिचित है, और जो जितने भी लोन वगैरह आते हैं वो इन्हीं की वजह से पास होते हैं। हालांकि कुछ अभी एक प्रकरण हुआ था जिसमें सरपंच ने और ग्राम सेवक ने मिलकर 1 करोड़ 21 लाख का घपला कर दिया था। वो उस बिंदु को हम यहाँ डिस्कस नहीं करें तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं सरपंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर एमएलए का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और एमपी का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का चुनाव हम जो एक वैश्विक मताधिकार है, इस बार मैंने भी अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया था फर्स्ट टाइम। एक अलग ही अनुभूति हुई थी। सरपंच के जो चुनाव होते हैं उसमें अगर कोई बाहर रह रहा है तो उसको खींच के पकड़ के लगते हैं कि भाई आहा अपने मत का प्रयोग कर, वोट दे, हमें जिता। उसमें ये जो आपका लेफ्ट जो फर्स्ट उंगली होती है उसके ऊपर एक मार्क किया जाता है, और आप खुद वहाँ पर जाकर जो ईवीएम लगी होती है उसमें आप या तो बैलेट पेपर के माध्यम से या ईवीएम के माध्यम से चुनाव में भागीदारी करते हैं। सरपंच आप खुद चुनते हैं, एमएलए आप खुद चुनते हैं, एमपी जो लोकसभा सदस्य होता है उसको आप खुद चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जनता ने भागीदारी की, आपने प्रत्यक्ष रूप से आप गए, आपने वोट किया, इलेक्शन दिया और आपने अपना उम्मीदवार जिता दिया। अगर आपने जिसको मत दिया है और वह उम्मीदवार जीत जाता है तो आपको लगता है कि हाँ मेरा वोट सही जगह गया है। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली, उसमें जो आम जनता है उसको पता ही नहीं चलता है कि कब वोटिंग हुई कब नहीं हुई, कौन जीता कौन हारा, जनता को उससे कोई मतलब नहीं होता है। कारण ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। हो गए जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, या जो न्यूज़ देखता रहता है, जो कवरेज देखता रहता है, उसको पता होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव हुए, ये राष्ट्रपति इस प्रकार से
बने हैं वो होती है अप्रत्यक्ष जो प्रणाली होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में मुख्य रूप से ये अंतर हो गया। और फिर तत्कालीन समय में जो प्रांत थे, जो रियासत थी, उनमें विधानसभाओं का गठन हो चुका था। जैसे अपने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे, प्रजामंडल आंदोलन में कई विधानसभा थी, कई रियासत थी, उन्होंने अपने अपने जो सदन स्थापित कर दिए थे। उनके निम्न सदन के जो सदस्य थे उनके द्वारा इसमें भागीदारी ली जाने के कारण जो आम जनता वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं हो पाई थी। उसका प्रयोग किया गया था क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन ने ये अनुशंसा की थी, क्रिप्स मिशन ने ये कहा था कि इस प्रकार की प्रणाली होगी। क्रिप्स मिशन के बाद आता है कैबिनेट मिशन। ये तो आपको समझाने के लिए ही था। उसके बाद आता है वक्त आता है 1946 और 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। और ये जो कैबिनेट मिशन है, ये मेरे प्यारे मित्रों, ये जो कैबिनेट मिशन है ये एक संविधान सभा की अहम भूमिका के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसे? उसने संविधान सभा का गठन करवाया, किस प्रकार से? एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली का उसने प्रयोग किया, उसने अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का प्रयोग किया, उसने प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों को मतदान करवाया और मतदान करने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। अब इसने जो कैबिनेट मिशन था, इसने किस प्रकार गठन करवाया, क्या इसकी रीति रही थी और कौन कौन इसके निर्वाचक मंडल में शामिल हुए थे और क्या प्रक्रिया थी, उसको हम अभी से विस्तार समझेंगे। अभी हमने 1895 से 1942 तक का कार्यकाल देख लिया। 1942 के बाद आता है 1946 कैबिनेट मिशन। 1946 में आए कैबिनेट मिशन ने इस आधार पर संविधान सभा का गठन किया और उस गठन में जो प्रक्रिया, जो प्रणाली है, उसको हम अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन ने अपनी भूमिका निभा दी। और अब हम देखते हैं संविधान सभा को, कि संविधान सभा ने किस प्रकार निर्मित हुई, किस प्रकार उसने अपने निर्वाचन करवाया। अब देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा में सबसे पहला नियम तो यही किया गया था कि प्रतिनिधि कैसे चूज करें। उस समय की जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि अगर चुने भी तो कितनी जनसंख्या पे कितने प्रतिनिधि, 10 लाख पे, 5 लाख पे, 8 लाख पे, 18 लाख पे, 10,000 पे। उसके लिए एक नीति, जो रीति थी, प्रतिनिधि था, उसके लिए अनिवार्य था कि उसके लिए एक जनसंख्या का निश्चित क्राइटेरिया हो। तो एक प्रतिनिधि के लिए 10 लाख की जनसंख्या आवश्यक थी। 10 लाख जनसंख्या कि अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त होगा। फिर उसके बाद उसका निर्वाचन, संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष प्रणाली से। किस प्रणाली से? अप्रत्यक्ष प्रणाली से। अब प्रतिनिधि हो गया, निर्वाचन हो गया अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण पद्धति का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन हो गया, प्रतिनिधि आ गया। अब उसके बाद जो संविधान सभा है उसका गठन, संविधान सभा का गठन यानी कि संविधान सभा के यूं समझ ले तो वो होता है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में थे प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्य। किस प्रकार के सदस्य? निम्न सदन के जो सदस्य थे वो इसमें शामिल हुए थे।
ये शामिल हो गया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो प्रणाली है वो थी, इसका निर्वाचक मंडल हो गया। निर्वाचन अब बचता है निर्वाचन। इसका निर्वाचन कब हुआ था? संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में। अब निर्वाचन भी हो गया, निर्वाचक मंडल भी आ गया और प्रणाली भी आ गई और प्रतिनिधि भी आ गए। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें श्रेणियां बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? श्रेणियां। मुझे लगता है कि महाराज को कुछ तकलीफ हो रही है चलते चलते। श्रेणियां बनाई गई थी। श्रेणियां बनाई गई थी 4। कितनी श्रेणियां बनाई गई थी? 4। पहली श्रेणी थी उच्चायुक्तों की। उच्चायुक्त जैसे आज वर्तमान समय में देखा जाए तो उस समय के तत्कालीन समय के केंद्र शासित प्रदेश थे उच्चायुक्त। दूसरी श्रेणी में थे सिख। तीसरी श्रेणी में थे मुस्लिम और चौथी श्रेणी में थे सामान्य वर्ग। उच्चायुक्त थे 4, इसलिए सीटें हो गई 4। सिखों के लिए सीटें आरक्षित की गई 4, मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई 75 और जो सामान्य थी उसके लिए सीटें आरक्षित की गई थी 210। कितनी? 210 के बाद जिसमें इसमें सामान्य में हिंदू थे, दलित थे, जैन थे और बौद्ध थे। 210 जो सामान्य सीट थी उसमें हिंदू, दलित, जैन, बौद्ध सब शामिल थे। मुस्लिमों के लिए अलग श्रेणी आरक्षित कर दी गई, सिखों के लिए आरक्षित कर दी गई, उच्चायुक्त के लिए आरक्षित कर दी गई। अब मैं बताता हूँ आपके उस समय तत्कालीन 4 उच्चायुक्त कौन कौन से थे। नंबर 1 पर था दिल्ली, नंबर 2 पर था आपके अपना अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान कोई कम नहीं है, रजवाड़ों की धरती है जहाँ पर वीर, क्षत्रिय और क्षत्राणियों का जन्म होता है। अजमेर मेरवाड़ा। तीसरी है कुर्ग और चौथी थी बलूचिस्तान। इधर पाकिस्तान मांग कर रहा है कि कश्मीर हमारा है, शायद उन्हें पता नहीं है कि बलूचिस्तान भी ये ऐलान कर रहा है कि हम अलग राष्ट्र हैं, या तो हम अलग राष्ट्र बनेंगे या भारत के पक्ष में जाएंगे। कुर्ग और बलूचिस्तान दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में है। अजमेर मेरवाड़ा जो तत्कालीन समय का एक राज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, जो एकीकरण के सबसे अंतिम चरण 7वें चरण में राजस्थान में शामिल हुआ था। और दिल्ली। ये 4 उच्चायुक्त थे जहाँ पर एक एक सीट निर्धारित की गई। अब ये जो प्रणाली हो गई, एक प्रतिनिधि हो गया, निर्वाचन हो गया, निर्वाचक मंडल हो गया, निर्वाचन कब हुआ ये हो गया और श्रेणियां हो गई। अब देखते हैं कि संविधान सभा में कुल सीटें कितनी थी, किसको कितनी मिली और कौन जीता और कहां से जीता, ये हो गया। उसके बाद आज हम पूरी की पूरी फैक्ट बेस बातें करेंगे, जो चर्चा है वो करेंगे। अपना सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक बार हम जो वर्तमान समय है जिसमें हम भारतीय संविधान को देखते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम 1919 1935 का अधिनियम भी पढ़ेंगे। यदि आपको लग रहा है कि ये 1950 तक आ गया है धीरे धीरे 1946 तक, तो 35 और 1919 छोड़ दिया है, तो वो छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हम आगे लेकर चलेंगे। संविधान सभा में कुल पोस्ट थी 392। हालांकि अगर देखा जाए तो राजनीति में कंपटीशन कम होता है। जो एक सामान्य एस्पायरेंट होता है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक एक निश्चित शेड्यूल में पढ़ता रहता है। उसमें भी पोस्ट आती है मुश्किल से 300, 400, 700। एवरेज देखा जाए तो मिनिमम एक सीट पे कम से कम 7 से 8 जने लड़ते हैं। यहाँ पर देखो 392 पोस्ट थी। 392 के अगर आप दुगुने मानो या तिगुने मानो तो तिगुने उम्मीदवार आ सकते हैं। एक सीट पर अधिकतम 7 जनों से ज़्यादा नहीं कंपटीशन है। अभी जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, राज्य विधानसभा के, उसमें देखा जाए तो मुश्किल से 200 सीटें थी। 200 सीटें थी। 200 सीटों पर अगर हम 7 से गुणा करें कि भाई एक सीट पर 7 जने लड़े हैं,
तो भी 1400 उम्मीदवार होते हैं। 1400 में 200 पोस्ट फाइट करना कौन सी बड़ी बात है। ठीक उसी प्रकार कंपटीशन में पेपर फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी की तैयारी आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और मैं शुरुआत से यही कहता हुआ आ रहा हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट का एक छात्र हूँ। चलिए हम बात करते हैं 392 संविधान सभा की सीटों की। अब संविधान सभा का चुनाव हो गया जुलाई और अगस्त में। अब देखते हैं कि किसको कितनी सीट मिली। सबसे पहले देखते हैं उच्चायुक्त। उस समय तत्कालीन में कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी थी और उस कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली वो हम यहाँ देखते हैं। कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के सामने एक सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग। उच्चायुक्त के अलावा सिखों की सीटें रिजर्व थी। सिखों के बाद मुस्लिमों की सीटें रिजर्व थी और मुस्लिम के बाद हम सबको डाल दिया सामान्य में। हालांकि अभी भी जो उच्च श्रेणियां हैं, जो पद है, उस जो समाज है उसको सामान्य में रखा गया है जनरल कोटे के तहत। तो सबसे पहले उच्चायुक्त में पोस्ट थी 4 में से कांग्रेस को मिली 3 और मुस्लिम लीग को 1 भी नहीं। सिख में से कांग्रेस को मिली 4 में से मिली 3, मुस्लिम में कुछ नहीं, निष्ठल। जो ये आती है मुस्लिम लीग में टोटल सीटें थी 78 और अपने जो कांग्रेस थी उसको मिली है 4 सीटें। ठीक है, 4 सीटें 78 में से 4 गई, पीछे बची 74 मिली मुस्लिम लीग को। और सामान्य सीट में से 210 में से 199 सीट मिली कांग्रेस को। अगर कांग्रेस की सीटें जोड़ी जाए तो देख लिया जाए तो वो 119 और 199 और 4 हो गए आपके 203, 206 और 200। यहाँ भी 3 ही मिली थी, 3, 6 और 3, 9 और ये होती है टोटल 208। कांग्रेस को टोटल सीट मिली थी 208 और मुस्लिम लीग को मिली है 74। मुस्लिम लीग को जब 74 सीट मिली थी, उन 74 सीटों में वो नाखुश हो गई और उसने कहा कि हमें 74 सीट ही कैसे मिली है, 74 सीट तो मिली ही नहीं थी। और इन्होंने कहा कि संविधान सभा में हमारे सदस्य कम है तो हमारे साथ होगा भेदभाव। जैसे ही भेदभाव की बात आई इन्होंने कर दिया त्याग। अब जो संविधान सभा थी इसमें 392 सदस्य थे, 392 में से 208 पर कांग्रेस आ गई। पूर्ण बहुमत है कांग्रेस के पास। कांग्रेस संविधान सभा का गठन करेगी और कांग्रेस ही संविधान का निर्माण करेगी। इस बात से जो मुस्लिम लीग थी वो आक्रोशित हो गई और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का कर दिया त्याग। अगर त्याग देखा जाए तो त्याग किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। अभी ये इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ से लगभग कई बार प्रश्न आ भी चुके हैं और आ भी रहे हैं निरंतर पढ़ते हुए। बात आती है त्याग की, तो त्याग किया था मुस्लिम लीग ने कि हम संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमारे साथ भेदभाव होगा। कांग्रेस आ गई है 208 पर और हम हैं 74 सीट पर, तो हम किसी भी प्रकार का हमारा जो वहाँ पर वर्चस्व है, हमें जो बोलने का अधिकार है वो हमारे पास नहीं रहेगा। उसको खोने के डर से इन्होंने संविधान सभा का त्याग कर दिया। अब त्याग कर दिया, उसके बाद 2 टर्म्स और आती है इस्तीफा। 2 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दिया था कि हम संविधान सभा में नहीं रहना चाहते। कारण इसके लिए एक अलग से चर्चा शिविर रखेंगे, उसमें बताएंगे उसका कारण क्या था। इस्तीफा दिया था 2 जनों ने। किसने? तो एक था जयप्रकाश नारायण। हालांकि ये कुछ टर्म्स हैं, इनमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये आपको रटने ही पड़ेंगे, मैंने भी रटे हैं। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर स्प्रू, इन दोनों ने जो किया था इस्तीफा दिया था, त्याग किया था मुस्लिम लीग ने। और 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया,
और जो सबसे बड़े लीडर थे तत्कालीन समय के, बहुत बड़े नेता थे, राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, तो शामिल ही नहीं हुए थे, शामिल नहीं, अर्थात भाग ही नहीं लिया था। वो भी दो जने थे। वो एक तो थे महात्मा गांधी, मैं अकेले ही गणी, मैं भाग लेने क्या ही करूँ, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के अलावा थे, दूसरा था मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने मारवाड़ को बहुत दबाने की कोशिश की थी। मनमोहन सिंह से मुलाकात भी की थी कि आ जाओ, चलो पाकिस्तान, और फिर यहाँ ये चलता अल्लाह अकबर वगैरह। इससे अच्छा हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो हनुमान सिंह का था वो पर्दाफाश हो गया था। हालांकि अभी हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें शामिल नहीं हुए थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, और इस्तीफा दिया था जयप्रकाश नारायण तेज बहादुर स्कूल ने, और त्याग कर दिया था मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा का गठन हो गया, किसने त्याग किया वो भी हो गया, इस्तीफा किसने दिया वो भी हो गया, और शामिल कौन कौन नहीं हुआ था वो भी हो गया। डस्टर कहाँ गया हमारा, उसके बाद त्याग हो गया, इस्तीफा हो गया, संविधान सभा का गठन भी हो गया। अब संविधान सभा का गठन हुआ तो बैठक भी होगी, ऐसा तो है नहीं कि गठन हो गया और बैठक ही नहीं हुई। अगर हम कहीं कोई पुराने दोस्त अगर कॉन्फ्रेंस पर भी मिलते हैं फोन पर मोबाइल पर, यार काफी टाइम हो गया है, साथ में बैठते हैं, वो भी साथ में बैठ जाते हैं, तो फिर ये तो संविधान सभा इसकी बैठक होनी अनिवार्य है। संविधान सभा की मुख्य रूप से 3 बैठकों की जो विशेष चर्चा है वो हम अभी करेंगे। सबसे पहली है प्रथम बैठक, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसलिए 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, इसमें चुना गया था संविधान सभा का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, और वो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसकी सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, निर्वाचन नहीं हुआ था, मनोनयन हुआ था। और मनोनयन जब भी किसी का होता है तो उसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस देता है या उसका कोई ना कोई समर्थन करता है। इनका समर्थन किया था, समर्थन वो किया था जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी ने समर्थन किया था कि सच्चिदानंद सिन्हा एक वरिष्ठ जो पॉलिटिशियन थे तत्कालीन समय में, कि वरिष्ठ नागरिक हैं, इनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाए, और उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। फिर बैठक होती है दूसरी, संविधान सभा की दूसरी बैठक, और संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर। हालांकि आपको कई सोर्स में 1900 ये जो 11 दिसंबर इसकी जगह 10 दिसंबर में मिलेगा, लेकिन मैं एक ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर, जो एक बैरक है, भारतीय संविधान की जो बैरक है, उस बैरक में ये लिखा हुआ है, बैरक में ये लिखा हुआ है कि दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। और मेरे जो आदरणीय जो पॉलिटी के जो गुरु है, मैंने उनसे भी यही सीखा है कि उन्होंने भी 11 दिसंबर ही बताया है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, और आरपीसी ने भी जब प्रश्न पूछा था तब 11 दिसंबर को मान्यता दी थी कि भाई 11 दिसंबर 1946 को ही जो दूसरी बैठक है वो हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए। सबसे पहले बनाए गए स्थायी अध्यक्ष, यार छोड़ो यार, बहुत अस्थायी हो गया, फिक्स बनाओ स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये मनोनीत नहीं हुए, इनका हुआ था निर्वाचन। क्या हुआ था? इनका हुआ था निर्वाचन। अब स्थायी अध्यक्ष बन गए, हमें चाहिए उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी एक नहीं बने थे, उपाध्यक्ष भी 2 बने थे। और वो दोनों उपाध्यक्ष जो थे वो, उनमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने राजस्थान से एक उपाध्यक्ष थे। एक को तो बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी, और जो दूसरे जो सेकंड
उपाध्यक्ष बने थे वो बने थे वीटी कृष्णमाचार्य। कौन बने थे? वीटी कृष्णमाचार्य। ये अपने विशेष गर्व की बात यह है कि ये अपने राजस्थान से थे। जो द्वितीय बैठक हुई उसमें विशेष फैसला ये हुआ कि इसके अध्यक्ष बन गए उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचार्य बन गए। ये थी 11 दिसंबर 1946 को हुई दूसरी बैठक। अब बात करते हैं तीसरी बैठक की। तीसरी बैठक दो बैठक होगी। तीसरी बैठक तीसरी बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हालांकि ये तीसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और इस समय नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषता ली गई और उस उद्देश्य प्रस्ताव पर विभिन्न रूप से भिन्न प्रकार की चर्चाएं भी की गई थी और उस उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान समय में प्रस्तावना का आधार भी माना जाता है। उसकी चर्चा करेंगे हम कल, और उसके साथ ही हम एक और विशेष जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा में केवल पुरुष नहीं थे, महिलाएं भी थी। अगर हम देखते हैं कि सन 1946 में उस समय जब जो महिलाएं थी वो राजनीतिज्ञ थी, वो पॉलिटिशियन थी जो राजनीति को समझ सकती थी और संविधान सभा में शामिल होकर भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती थी। उसमें कुल जो महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 15 महिलाएं। जब इन 15 महिलाओं के नाम को मैं पढ़ता हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ और जो इन महिलाओं ने जो कार्य किया था तत्कालीन समय में, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, तो उस समय इनको देखने पर एक दंगल मूवी का एक डायलॉग याद आता है कि मारी छोरी अभी छोरा से कम है क्या। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।